नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस कहानी में जिसका नाम है रत्नगर्भा। मैं काल हूँ। उम्मीद है ये कहानी आपको धीरे धीरे समझ आने लगी होगी। अब तक आपने सुना अलौकिक लोक में एक अलग दुनिया है और एक दुनिया है पृथ्वी लोक में। पर क्या पृथ्वी की दुनिया और अलौकिक लोक में कोई संबंध है? इसके लिए चलिए आपको सुनाता हूं कहानी का तीसरा भाग। एक आदमी एक विशाल महल के बाहर प्रकट हुआ। वो महल अंधकार से इस प्रकार घिरा हुआ था मानो वहां कभी उजाला ही ना हुआ हो। वो विशालकाय महल काले घने बादलों को छू रहा था। उस आदमी ने उस महल की तरफ कदम बढ़ाए। अंदर जाते हुए उसके कदमों की रफ्तार बढ़ने लगी और तभी उस आदमी ने कार्यालय का दरवाजा खोलते हुए तेज आवाज में कहा, आर्यमन, आर्यमन, तुमने देखा? क्या तुम भी वो देख सकते हो जो आज मैं और पूरा अद्वितीय लोक देख रहा है? यह कहकर उस आदमी ने अपनी नजरें उस कार्यालय के चारों तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उस व्यक्ति के पीछे से अचानक आर्यमन प्रकट हुआ और उसने अपनी कर्कश आवाज में कहा, चैत्य, क्या मैं जान सकता हूं मेरे महल में इस प्रकार आने का क्या कारण है? ऐसा क्या देख लिया है तुमने? चैत्य आर्यमन की आवाज सुनकर उसकी तरफ पलटा और खुशी से बोला, वही देखा जो अब तक तुम नहीं देख पाए। सवेरा आर्यमन, अद्वितीय लोक में आज न जाने कितने हजार वर्षों पश्चात सवेरा हुआ। सूरज की किरणों ने इतने समय बाद इस धरती को छुआ है। अपने महल से अंधकार की चादर हटाओ और देखो। चैत्य की बातें सुनकर आर्यमन की आंखें छोटी हो गई। उसने अपना हाथ हवा में हिलाया और अपनी छड़ी को प्रकट होने का आदेश दिया। छड़ी आर्यमन के हाथ में आते ही उसने वो छड़ी घुमाई और अपने महल में लगे जादुई कवच को तोड़ दिया। अचानक उसका अंधकार से घिरा महल सुबह की सुनहरी रोशनी से चमक उठा। ये देखते ही आर्यमन मुस्कुराया और उसने चैत्य से कहा, समय निकट है चैत्य, वो आ रहा है। चैत्य को लगा जैसे वो आर्यमन की उलझी बातों को समझने में असमर्थ था और वो उससे पूछते हुए बोला, समय निकट है? कैसा समय और कौन आ रहा है? रक्षक, वो आ रहा है। अद्वितीय लोक का रक्षक आ रहा है। असली विध्वंसक आ रहा है चैत्य। 1000 वर्ष और हमारा इंतजार अब पूरा होने को है। अभी आर्यमन ने इतना कहा ही था कि एक पल में जैसे सब कुछ बदलने लगा। सुनहरा सवेरा छंटकर काले घने अंधेरे में बदलने लगा। मौत की एक चीख अद्वितीय लोक के आसमान में गूंज उठी। तभी चैत्य ने चिंतित होकर कहा, ये क्या हो रहा है आर्यमन? आर्यमन गंभीरता से बोला, काल बेड़ियों से आजाद होने को है चैत्य। सुरक्षा बढ़ा दो। वो आजाद नहीं होना चाहिए। वो मेरे कवच को स्वयं नहीं तोड़ सकता। लेकिन तुम्ही ने कहा ना कि रक्षक आ रहा है, फिर तुम किस बात से चिंतित हो? रक्षक हमारी रक्षा करने के लिए, इस अद्वितीय लोक की रक्षा करने के लिए काल का सामना करेगा। चैत्य ने कहा तो आर्यमन क्रोध से बोला, बोलो मत चैत्य, वो रक्षक है, भगवान नहीं। वो अभी अपनी शक्तियों से अवगत नहीं है। अभी आने वाले काल का सामना करने का अर्थ है अद्वितीय लोक और अद्वितीय लोक के एकमात्र रक्षक को मौत के मुंह में धकेलना। बुद्धि का प्रयोग करो चैत्य और आदेशानुसार सुरक्षा बढ़ा दो। और ध्यान रहे, तुम्हारे और मेरे अलावा इस बारे में अभी किसी को नहीं पता लगना चाहिए। चैत्य ने आर्यमन की बात समझते हुए हामी भरी और हवा में ही कहीं अदृश्य हो गया। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अंजेरी के महल के समीप खड़ा था। महल को देख उसकी आंखों में नफरत उतर आई। वो अपने कदम पीछे खींचने को ही था, लेकिन तभी उसके कानों में वैशाली की आवाज गूंजने लगी जो उससे वचन मांग रही थी।
भैया वादा कीजिए आप महल जाएंगे। रुद्र ने कसकर अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, वैशाली के लिए मुझे ये करना होगा। उसने अब और कुछ नहीं सोचा और महल के द्वार की तरफ बढ़ गया। वहीं महल के द्वार पर 2 सैनिक सुरक्षा के लिए खड़े थे। रुद्र ने उन सैनिकों पर ध्यान न देते हुए आगे जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि तभी उन दोनों सैनिकों ने अपने भाले आगे करके रुद्र को अंदर जाने से रोक दिया और उन दोनों में से एक सैनिक ने रुद्र को हड़काते हुए कहा, महल देखा नहीं और चले आए भीख मांगने? भिखारी कहीं के, चले जाओ। हमारे महाराज ने तुम्हारे लिए अपना स्वर्णकोष नहीं खोला है। अभी इसी पल यहां से चले जाओ वरना तुम्हें बाहर फेंकवा दिया जाएगा। सैनिक की बात सुनकर रुद्र ने गुस्से से अपने दांत किटकिटाए और सैनिक को घूर कर देखा। तभी वहां खड़ा दूसरा सैनिक रुद्र के इस दुस्साहस पर बोल पड़ा, तुम्हारा इतना तो साहस कि तुम हमें आंखें दिखा रहे हो? आज महल में पहले राजकुमार का जन्मदिवस है, चले जाओ यहां से, अन्यथा। रुद्र से अब और नहीं रहा गया। इतना बड़ा अपमान वो भला कैसे स्वीकार कर सकता था? क्या तुम इस बात से अवगत भी हो कि तुम अभी किसके सामने खड़े हो और तुमने किसका अपमान किया है? वो सैनिक रुद्र की बातों का जवाब दे पाते कि तभी सैनिकों के पीछे से एक आवाज आई, अरे जरा अभिमान तो देखो, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम इस महल के राजकुमार हो। रुद्र की मुट्ठियां उस आवाज को सुनकर आपस में कस गई। वो इस आवाज को अच्छे से पहचानता था। ये कोई और नहीं बल्कि अंजेरी राज्य का सेनापति और महाराज का विश्वास पात्र सुजर सिंह था। रुद्र ने गुस्से से सुजर सिंह को घूरा, जिस पर सुजर सिंह धूर्तता से मुस्कुराया और आगे आकर बोला, गंदे पुराने कपड़े, न पैरों में जूते, नहीं तुम राजकुमार तो नहीं हो सकते। यह कहकर सुजर सिंह ने रुद्र को गौर से देखने का दिखावा किया और हैरानी से बोला, हे प्रभु, क्षमा क्षमा, आप तो सच में इस महल के राजकुमार हैं, राजकुमार रुद्र, अंजेरी के दूसरे राजकुमार। दूसरे राजकुमार, यह शब्द रुद्र के चेहरे पर एक तेज थप्पड़ की तरह था। सेनापति भी यह बात अच्छे से जानता था। वहीं द्वार पर खड़े सैनिक सेनापति की बात सुनकर डर गए। क्या कहा? यह लड़का और राजकुमार, यह भला कैसे हो सकता था? वो दोनों सैनिक महल में नए थे। वो भी जानते थे कि रुद्र कौन है, मगर सुजर सिंह, वो अच्छे से जानता था कि वो कौन है, लेकिन उसने रुद्र का अपमान करने में अब भी कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या हुआ राजकुमार रुद्र, आप चुप क्यों हैं? मुझे मेरे दुस्साहस के लिए दंड मिलना चाहिए, है ना? दीजिए, मुझे दंड दीजिए। तभी सेनापति ने ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ याद आया हो। अरे मैं तो भूल ही गया, राजकुमार रुद्र के पास तो ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है। रुद्र गुस्से से चिल्लाया, अपना ये नाटक बंद करो सुजर सिंह। सुजर सिंह बोला, और तुम अपनी आवाज नीचे करो। क्यों आए हो यहां? क्या आशा करके आए तुम कि यहां तुम्हारा स्वागत किया जाएगा? क्या तुम भूल गए पिछली बार तुमने क्या किया था? तुम्हारे कारण हमें कितना कष्ट उठाना पड़ा था। अब रुद्र से रहा नहीं गया। उसने कहा, मुझे भी कोई इच्छा नहीं थी इस महल में आने की, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि मैं महल के दरवाजे से ही लौट जाऊं और तुम्हें महाराज को उत्तर देना पड़े? सामने से हटो, मुझे अंदर जाना है। अधिक समय नहीं है मेरे पास, ना इस महल में रुकने की अधिक इच्छा। सुजर सिंह ने घूर कर रुद्र को देखा और एक तरफ हट गया। रुद्र ने सुजर सिंह को नजरअंदाज करके अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। महल को खूबसूरत फूलों से ऐसे सजाया गया था जैसे वहां कोई बहुत बड़ा महोत्सव हो। महल की सजावट देख रुद्र व्यंग से मुस्कुराया और दरबार की तरफ चला गया। रुद्र के पिता महाराजा रणजीत सिंह अपने दरबार में बैठे थे। उनके चेहरे पर आज एक गर्व भरी मुस्कुराहट छाई हुई थी। वो आज अपने पुत्र के जन्मदिन के कारण काफी प्रसन्न थे। इसी के साथ वो पहले राजकुमार को युवराज भी घोषित करने वाले थे। तभी एक सैनिक दरबार में आया और महाराज के आगे सर झुकाते हुए बोला, महाराज की जय हो। महाराज, दूसरे राजकुमार महल में पधारे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उस सैनिक की बात सुनकर
महाराज रणजीत सिंह के चेहरे की मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। उनके चेहरे पर एक अनजाना सा दुख प्रकट हो गया। वो बड़े राजकुमार के जन्मदिन की तैयारियों में ये तो भूल ही गए थे कि आज उनके एक और पुत्र का जन्मदिन था। उन्होंने खुद के विचारों को स्थिर किया और सैनिक को आदेश दिया, उन्हें दरबार में लेकर आओ। आदेश सुनकर सैनिक वहां से चला गया और कुछ ही देर बाद रुद्र अपने भारी कदमों से चलते हुए दरबार में आया। वहीं महाराज रणजीत सिंह की नजरें रुद्र के चेहरे से पहले उसके साधारण से कपड़ों पर पड़ी। क्या वो हर महीने रुद्र के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं भिजवाते थे? फिर रुद्र एक राजकुमार होते हुए भी इतने साधारण वस्त्र पहनकर दरबार में क्यों उपस्थित हुआ था? क्या वो उन्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहा था? ये ख्याल आते ही महाराज को रुद्र पर क्रोध आने लगा। वहीं रुद्र ने दरबार में आकर अब तक महाराज के सत्कार में अपना सर नहीं झुकाया था, जिस कारण दरबार में उपस्थित मंत्री और बाकी के लोग आपस में बातें बनाने लगे। लोगों को इस तरह बातें बनाता देख महाराज रणजीत सिंह अपने सिंहासन से क्रोध में उठे और तेज स्वर में बोले, राजकुमार रुद्र, हम आपकी उपस्थिति अभी इसी क्षण अपने कक्ष में चाहते हैं। इतना कहते ही महाराज दरबार से चले गए। वहीं महाराज के जाते ही वहां उपस्थित सभी लोग रुद्र को घृणा से देखने लगे। रुद्र भी उन सबको नजरअंदाज कर वहां से चला गया। रुद्र महाराज के कक्ष की तरफ जा ही रहा था कि तभी अचानक एक तलवार उसकी तरफ आई और उसने तेजी से अपनी तरफ आती हुई तलवार को रोक दिया। यह किस तरह का दुस्साहस है अभिराज? रुद्र ने कहा। कौन है यह अभिराज? क्यों किया उसने रुद्र पर हमला? और आर्यमन किस रक्षक की बात कर रहा था? कहानी के इस एपिसोड को सुनने के लिए शुक्रिया। इसमें आवाज है पंकज जीना की। इसकी लेखिका है विशाखा। साउंड और वीडियो प्रोडक्शन कमल जीना के द्वारा किया गया है। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।